रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है रमा और उसकी सास सुजाता की, जो हमेशा ही झगड़ती रहती थी। छोटी छोटी बात पर वो दोनों झगड़ने लगी थी। एक दिन सुजाता बाजार गई थी और वहाँ से देर से लौटी और आते ही चिल्लाते हुए बोली, रमा कहाँ रह गई? मैं बाजार से भी आ गई और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। अरे माँ जी, बन तो गया, बस रोटी ही बना रही थी, वो भी हो गई। हाँ, बन ही गई, बस यही सुन रही हूँ कब से। पेट भर गया क्या मेरा ये सुन सुन कर? तो क्या करूँ, मशीन थोड़ी हूँ, बन तो गई। इतनी क्या जल्दी होती है आपको खाने की? तो क्या भूखी ही रहूँ? हमेशा तुम तो समय पर कभी खाना बनाते ही नहीं हो। और भी तो काम करने होते हैं ना, सिर्फ खाना ही बनाती रहूंगी तो बाकी के काम कौन करेगा? आप तो हाथ बटाती नहीं। हाँ, अब यही तो बाकी रह गया है ना, इस बुढ़ापे में काम करूँ। हाय मेरी फूटी किस्मत, जो ऐसी बहू मिल गई मुझे। ऐसे ही छोटी छोटी बात पर दोनों लड़ती रहती थी। और फिर सुजाता का बेटा रमेश आकर उनका झगड़ा सुलझाता था, लेकिन इनके रोज रोज के झगड़े से वो भी बहुत परेशान था। अरे आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हो, बंद करो ये झगड़ा। अरे बेटा, ये काम ही ऐसा करती है तो क्या करूँ? समझाऊं भी ना अब इसे? अरे मुझे समझाने से अच्छा है कि आप मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाइए, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। अच्छा, तो अब मैं काम करूँ इसके लिए और इसको आराम चाहिए? अभी देती हूँ इसको मैं आराम। तो क्या मैं ही सारे घर का काम करूँ और इनकी बातें भी सुनूं? क्या इसी दिन के लिए मैंने शादी की थी? अरे रमा, तुम ही चुप हो जाओ ना, बोलने दो माँ को जो बोल रही हैं। हाँ, बस मुझे चुप करवा दो, इनको कुछ मत बोलना। चुप करो आप दोनों, जाओ अपने अपने कमरे में। और इस तरह से रमेश हमेशा ही उनके बीच आकर उनको शांत करवाता था। और इनके झगड़े के कारण रमेश इन दोनों को अलग अलग घर में रखने लगा था, जिससे रमेश को लगा कि ये दोनों ठीक से रहेंगी। लेकिन ये दोनों कहाँ मानने वाली थी। एक दिन मोहल्ले के नल पर दोनों ही पानी भरने आ गई और वहाँ लाइन में लगी रमा को देखकर सुजाता बोली, अरे ओ रमा, हटा अपने बर्तन आगे से। अब मैं आ गई तो पहले मेरा बर्तन भरा जाएगा, तू मेरे बाद भरेगी, समझी? अरे वाह, ये क्या बात हुई? मैं इतनी देर से लाइन में लगी हूँ और आप आकर पानी भरोगी? मैं भी देखती हूँ कैसे भरोगी आप पानी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा बर्तन फेंक दिया। सुजाता भी रमा के पानी के बर्तन को दूर फेंक देती है, जिसके बाद रमा गुस्से में अपनी सास को धक्का दे देती है। इसके बाद सुजाता गुस्से में बोलती है, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का मारा? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू मोहल्ले वालों के सामने ही एक दूसरे से मारा मारी करते हुए झगड़ने लगती है, जिसके कारण इन दोनों को छोड़कर बाकी सब का पानी भर जाता है और उसके बाद नल से पानी भी चला जाता है। झगड़े के कारण ये दोनों ही पानी नहीं भर पाई। और फिर रात को जब रमेश खाना खा रहा होता है तो वो रमा से बोलता है, अरे रमा, पानी तो दिया ही नहीं तुमने मुझे और खाना दे दिया। पानी नहीं है घर में तो तुम्हें कहाँ से दूं? घर में जो कल पानी बचा था उससे मैंने खाना बना लिया, अब कल ही आएगा पानी। तो क्या अब रात भर बिना पानी पिए ही रहना होगा मुझे? और तुमने पानी क्यों नहीं भरा? आज ऐसा क्या कर रही थी तुम? गई तो थी मैं पानी भरने और मेरा बर्तन भर भी गया था, पर तुम्हारी माँ ने आकर सारा पानी गिरा दिया और झगड़ने लगी मुझसे। हाय राम, अब क्या होगा? अब तुम दोनों घर से बाहर भी झगड़ने लगी हो। तो क्या करूँ मैं? अब वो हमेशा से ही मेरा काम खराब कर देती हैं। ऐसा करो, जाओ उनसे ही ले लो पानी तुम। हाँ हाँ, अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा। रमेश बगल में ही अपनी माँ के घर जाकर बोलता है, माँ कहाँ हो आप? कौन है? रमेश? हाँ माँ, मैं ही हूँ। पानी हो तो दो ना मुझे पीने के लिए, घर में आज पानी खत्म हो गया। हाँ, तुम तो पी लो, पर उसके लिए नहीं दूंगी मैं पानी तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे क्या माँ, तुम दोनों भी ना कभी नहीं सुधरोगी, मैं क्या करूँ? तुम भी क्या करोगे बेटा? जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ माँ, मैं चलता हूँ, सुबह जल्दी उठना भी तो है। पानी पीकर रमेश चला जाता है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे थे और रमेश भी काफी परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने एक तरकीब लगाई और इनका झगड़ा हमेशा के लिए सुलझाने की सोचा। एक सुबह वो रमा को बोलता है, रमा, क्या तुम जानती हो माँ बीमार हो गई और वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही, तुम देखने नहीं जाओगी उन्हें? अरे ऐसे कैसे? अभी कल ही तो वो मुझसे लड़ाई कर रही थी और आज बीमार भी हो गई। चलो मैं देख के आऊंगी उनको। हाँ, तुम जाकर जरूर देखा ना,
मैं तो मिला आया उनसे। और हाँ, तुम उनको दवा और खाना भी खिला देना समय से। लो, ये भी कोई कहने की बात है? वो मेरी माँ है, लड़ती हैं तो क्या हुआ, पर मेरे साथ भी तो हमेशा वही रहती हैं। हाँ, तुम सास बहू का भी क्या कहना। इतना बोलकर रमेश अपनी माँ के पास जाकर बोलता है। माँ, आज रमा की तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे काम पर भी जाना जरूरी है, तो आज आप उसका ख्याल रख लेती तो मेरे काम की छुट्टी नहीं होती। अरे क्या हो गया उसे? कल तक तो अच्छी थी और आज बीमार हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं ही उसका ध्यान रख लूंगी। आखिर है तो मेरी बेटी जैसी। तुम अपने काम की छुट्टी मत करो। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ अपने काम पर, आप चले जाना उसके पास। रमेश इतना कहकर चला जाता है तो वहीं रमा खुद से कहती है। माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई? मुझे जाना चाहिए उनके पास। चलो देख कर आती हूँ मैं। तो इधर सुजाता खुद से कहती है। जाने क्या हो गया इसको, मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। दोनों ही एक दूसरे के पास आने के लिए निकलती है और सुजाता के घर के आंगन में ही दोनों मिल जाती हैं। रमा को देखकर सुजाता बोलती है। अरे बहू, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं आ ही रही थी तुम्हारे पास, तुमसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। चलो पहले आराम करो अपने कमरे में, और दवा तो खा ली ना तुमने? मेरी तो तबीयत ठीक है माँ जी, पर आपको क्या हो गया? आप कैसे बीमार पड़ गई? दवा और खाना तो खाया है ना आपने? जब तुम ठीक हो तो रमेश ने ऐसा क्यों कहा मुझसे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ माँ जी, उन्होंने मुझसे भी ऐसा ही कहा। तभी रमेश उनके पीछे खड़ा सब सुन लेता है और बोलता है। सुनो आप दोनों मेरी बात, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आप दोनों के झगड़े से परेशान हो गया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपना झगड़ा खत्म करें और शांति से रहें। पर बेटा, ऐसा करने से क्या कि सुधर गई? नहीं ना, ऐसा करो, इसे बोलो कि मुझसे माफी मांग ले, तो शायद मैं माफ भी कर दूं इसे। माफी? और मैं? पर किस बात की? मैं अकेली ही लड़ाई करती हूँ क्या? आप नहीं लड़ती मुझसे, आप भी माफी मांगोगे? हाँ, ये सही होगा, आप दोनों ही माफी मांग लो एक दूसरे से, बात खत्म हो जाएगी फिर। और वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और इस तरह से रमेश अपनी माँ और पत्नी को काफी समझाता है, पर वो दोनों सुनती ही नहीं है और उन दोनों का झगड़ा हमेशा की तरह चालू रहता है। ये देखकर रमेश एक नया तरीका अपनाते हुए बोलता है। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, आज उसने खाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? वो नहीं खाएगी जो उसने खाना ही नहीं बनाया। नहीं माँ, वो नहीं खाएगी, उसका मन नहीं था खाना बनाने का। चलो ठीक है, तुम खा लो और फिर उसके लिए भी ले जाना। एक दिन नहीं बनाया तो भूखी थोड़ी रहेगी। माँ, जब तुम्हें उसका इतना ख्याल है तो लड़ना बंद कर दो ना उससे। सुनो बेटा मेरी बात, तुम ना ज्यादा मत सोचा करो हमारे बारे में। हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है, तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है हम सास बहू में, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तक वो मुझसे बच्चों की तरह लड़ती नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर लड़ो आप दोनों, मैं कुछ नहीं कहूँगा आप दोनों को। खाना खाकर रमेश रमा के पास जाकर बोलता है। तुम क्या कहती हो इस बारे में? किस बारे में? वही माँ और तुम्हारे झगड़े के बारे में। क्यों लड़ते हो यार तुम दोनों इतना? मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब रोज रोज। अरे तुम क्यों इतना ध्यान देते हो? ये तो मेरे और माँ जी के बीच में चलता ही रहेगा, क्योंकि हम दोनों ही तो साथ रहते हैं। हमारे पास तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ओह, तो आप दोनों जानबूझकर लड़ती हो? ठीक है, अब से मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा। और इस तरह से रमेश ने उन दोनों के आगे हार मान ली और अब वो उनके बीच कभी नहीं बोलता, जिसके बाद उन दोनों सास बहू का झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन कृष्णा अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर खुद से बातें करते हुए सोचता है। यार, कितनी बोरिंग जिंदगी है मेरी। वही बीवी, वही बच्चे, रोज काम पर जाओ और काम से आओ और आखिरी में थक हार के सो जाओ। सच में झंड है ये जिंदगी। मैं तो बस नाम का ही कृष्णा हूँ, ना ही कभी गोपी मिली, ना ही राधा, और मीरा के नाम पर मिला तो क्या, ये पतीला, यानी मेरी मोटी भैंस जैसी बीवी। इतने में ही नीचे से शुक्ला जी कृष्णा को आवाज देते हुए बोलते हैं। अरे कृष्णा जी, नीचे तो आइए, आपके लिए एक कमाल की खबर लाया हूँ। क्या हो गया? कौन मर गया बे? अरे आइए तो बताता हूँ ना आपको। कृष्णा नीचे शुक्ला के पास आता है और शुक्ला बोलता है। आपको पता है, कल रात आपके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में मिस्टर तिवारी आए हैं अपनी बीवी के साथ। अबे ओ शुक्ले, तूने ये बताने के लिए मुझे बुलाया है क्या? अबे तो मैं क्या करूँ इसमें देखने लायक है क्या कुछ? देखने लायक है ना उसकी बीवी के लंबे बाल, मोरनी जैसी चाल, वो हंसती है तो फूल गिरते हैं फूल। सोचो, जब बोलेगी तो क्या जादू बिखेरेगी। कृष्णा शुक्ला की बात सुनकर
पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है और फिर कुछ देर बाद में होश में आकर बोलता है। अबे शुक्ले, अगर तेरी एक भी बात झूठी हुई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे जान से तो आप जाओगे, वो भी अपनी जानलेवा पड़ोसन के प्यार में। अरे आफत है वो आफत। इतने में ही कृष्णा की बीवी उसे बालकनी से आवाज लगाते हुए बोलती है। पप्पू के पापा नीचे उतर ही गए हैं तो जरा 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्किट लेते आना। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी लाया। क्या मुसीबत है, नीचे उतरना ही गुनाह हो गया है। कृष्णा दुकान से सामान लाकर वापस आता है और उसकी टक्कर मिस्टर तिवारी से हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर तिवारी बोलते हैं। हमको माफ कर दीजिए भाई साहब, हम गलती से टकरा गए आपसे। कृष्णा जैसे ही नजर उठाता है, उसकी नजर मिसेस तिवारी पर पड़ती है, जो कि किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह थी। और कृष्णा जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। जब कृष्णा तिवारी की बात का जवाब नहीं देता तो तिवारी बोलता है। अरे अजीब बुड़बक आदमी है ये तो। चलो मेहरारू, हम तो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर तिवारी अपनी बीवी को लेकर चला जाता है और कृष्णा बस मिसेस तिवारी को देखता रहता है। समय बीतता है और कृष्णा आए दिन छुपकर मिसेस तिवारी को देखा करता। उसके थोड़ा करीब रहने के लिए कृष्णा मिस्टर तिवारी से दोस्ती भी कर लेता है। एक दिन कृष्णा गली में टहल रहा होता है, तभी सामने से मिसेस तिवारी आ रही होती है, जिसे देखकर कृष्णा अपने मन में सोचता है, आज तो ये कृष्णा अपने प्रेम की बांसुरी बजा के ही रहेगा। कम से कम गुड मॉर्निंग तो विश कर ही दूंगा। इससे पहले कि मिसेस तिवारी पास आती और कृष्णा कुछ बोल पाता, तभी कृष्णा की बीवी फिर से बालकनी में आती है और बोलती है। पप्पू के पापा नीचे उतर ही गए हैं तो जरा 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्किट लेते आना। हाँ मेरी माँ, अभी लाया। साला दूध वाला बना रखा है, जरा नीचे क्या उतरो, दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। इतना कहकर जैसे ही कृष्णा देखता है तो पाता है कि मिसेस तिवारी जा चुकी है और वो सामान लेकर अपने घर चला जाता है। जिसके बाद वो रात को अपने एक तरफा प्यार के इजहार के बारे में सोचता है और एक कागज पर अपने प्यार का इजहार लिखकर उसमें पत्थर लपेटकर तिवारी की खिड़की पर मारता है। जिसके बाद लहूलुहान होकर तिवारी बाहर आता है और बोलता है। हाय राम, मार ही डाला रे। कौन ससुर के नाती ने पत्थर फेंका बे, नरक की आग में जलेगा वो, कीड़े पड़ेंगे ओकू कीड़े। कृष्णा तिवारी को पत्थर लगता देखकर डर जाता है और छुप जाता है, जिसके बाद वो वापस जाकर सो जाता है। अगले दिन कृष्णा खुद तिवारी के घर पर समाचार पूछने पहुंचता है और वहां जाके बोलता है। क्या हुआ तिवारी जी, ये चोट कैसे लगी आपको? कल दिन में तो भले चंगे थे। अरे भैया पूछो मत, किसी मनुष्य को आग लगी जो मेरा ही हाल कर दिया। ऐसे कैसे ना पूछे भाई साहब, बताना तो पड़ेगा। अरे कोई करम जला, अंधों का राजा हमको रात के 2 बजे पत्थर मार दिया। अब बताइए ये कोई बात हुई का? अरे बस कीजिए भाई साहब, पर पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। ये बताइए, मैडम जी कहीं दिखाई नहीं दे रही? हमारी मैडम तो मार्केट गई है, तो निकलेट आएगी। वैसे तो जितनी सुंदर है जानलेवा है। मेरा मतलब प्यारी है, आपका ख्याल भी उतना ही रखती होंगी ना? ये तो है भाई साहब, हमारी मैडम हमको कोनो काम नहीं करने देती, बस सारा दिन हमारी सेवा में लगी रहती है। और उसकी बोली तो इतनी मीठी है कि जैसे मानो फूल झड़ रहे हो। कृष्णा पड़ोसन की तारीफ सुन के उस पे और फिदा हो जाता है। बस फिर क्या था, वो तो अपनी बीवी में भी अब उसे इमेजिन करने लगता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब ना ही कृष्णा अपनी बीवी की तरफ देखता और ना ही उसका कोई काम करता। बस सारा दिन बालकनी में खड़ा होकर अपनी जानलेवा पड़ोसन के दर्शन का इंतजार करता। तभी एक दिन कृष्णा मन में सोचता है, बहुत हो गई एक तरफा मोहब्बत,
आज तो मैं रात को पड़ोसन के घर जाकर अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा। इतना सोचकर कृष्णा रात होते ही गुलाब लेकर चुपके से तिवारी जी के घर में घुस जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद वो तिवारी के सोने का इंतजार करता है। लेकिन तिवारी नहीं सोता और उसके सोने का इंतजार करते करते कृष्णा की आंख लग जाती है और जैसे ही सुबह होती है और उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि तिवारी पूरे घर में पोछा लगा रहा है। वो कुछ सोच पाता तभी उसे मिसेस तिवारी की आवाज सुनाई देती है। अरे बुड़बक, तनिक जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बथेरो काम पड़ा है। तोरी कपड़ा का तुहार माँ धोएगी आके। कर तो रहा हूँ जानू। एक ठो कप चाय बना दो हमारे लिए। कृष्णा तिवारी के घर का ये माहौल देखकर घबरा जाता है और सोचता है, अबे ये तो सच में जानलेवा पड़ोसन है। मेरी बीवी ऐसी होती तो मैं तो कब का आत्महत्या कर लेता। तिवारी में भी दम है जो इसे झेल रहा है, पर तिवारी एक नंबर का कमीना है, कमीना। झूठ बोलता है कि इसकी बीवी इसकी सेवा करती है। साला झूठा कहीं का। कृष्णा मौका देखकर तिवारी के घर से निकल जाता है और राहत की सांस लेता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि जरूरी नहीं सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो। वो अपने घर आता है और बीवी से बोलता है, ये लो, मैं 2 किलो दूध और 2 नारियल के बिस्किट ले आया। मैंने सोचा क्यों अपनी मैडम को परेशान करूं। क्या बात है जी, आज तो मेरी जान लेकर मानोगे आप। जान तो मेरी बची है, जानलेवा से तो पतीला ही अच्छा है। कुछ कहा तुमने? अरे अरे नहीं नहीं नहीं। तभी शुक्ला फिर से कृष्णा को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे कृष्णा जी नीचे आइए, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अब क्या आफत आ गई? कौन मर गया बे? अरे आफत ही तो आई है, अब आप नीचे तो आइए। ऐसे ऐसे कैसे बता दूं? कृष्णा नीचे आता है और पूछता है, अरे भौंकोगे, क्या हुआ? अब क्यों बुलाया है मुझे? अरे कृष्णा जी, पता है आपके नीचे वाले फ्लैट पर मिसेस वर्मा आई हैं। अरे उनकी नशीली आंखें, कातिलाना जुल्फे, ओए 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 ओए। शुक्ला की बात सुन के कृष्णा फिर से पड़ोसन के ख्यालों में खो जाता है। तभी मिसेस वर्मा सामने से गुजरती है और वो सच में बहुत सुंदर होती है। कृष्णा उन्हें देखकर बोलता है, ओए होए होए होए, ये तो सही में जानलेवा पड़ोसन है। अरे मार ही डाला। नितिन अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करके घर आता है और उसकी माँ सीमा उसे एक लड़के की फोटो दिखाकर उससे बोलती है, वाह रे जाऊं मैं तो। देख, है ना कितनी प्यारी लड़की। इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने इसको तेरे लिए ही बनाया हो। माँ, आप फिर से मेरी शादी के पीछे पड़ गईं। मैंने बोला ना आपको कि मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, मुझे पहले टॉप बिजनेसमैन बनना है। तेरे सभी छोटे भाई बहनों की शादी हो चुकी है और एक तू है। अरे अब तो सारे रिश्तेदार सवाल जवाब करते हैं। मैं क्या जवाब दूं उनको कि तू क्यों मना कर देता है शादी करने से? क्योंकि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। सुन लिया? हाँ तो ठीक है ना, तू कल मुझे उस लड़की से मिलवा दियो, मैं बाद में खुद उसकी फैमिली से बात कर लूंगी। नितिन, ये कहाँ फंस गया तू यार? अब लड़की कहाँ से मिलेगी तुझे? अपने ही झूठ में फंस गया। माँ, कल नहीं, फिर किसी दिन मिलवा दूंगा। क्यों? कल क्यों नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा मतलब था कि वो अभी आउट ऑफ सिटी है। 1-2 दिन बाद मिलवाता हूँ आपको उससे। नितिन अपनी माँ से झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने दोस्त से मिलकर उसे सारी बात बताते हुए बोलता है, यार अब तू ही बता, मैं कहाँ से लड़की लेकर आऊँ? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। साले, तो तूने झूठी क्यों बोला? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी और मेरी माँ नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। दोनों दोस्त इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन निकाल ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने कियारा नाम की एक लड़की आती है और उनसे बोलती है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम कौन और तुम हमारी क्यों हेल्प करोगी? क्योंकि मैं भी ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह भी शादी नहीं करनी, पर मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, बस इसलिए। दोनों एक दूसरे को अपनी सिचुएशन बताते हैं
और एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक डील डन करते हैं, जिसमें वो बिना प्यार के एक दूसरे से शादी करेंगे और अपना अपना करियर बनाने के लिए इंडिया से बाहर चले जाएंगे और वहाँ जाकर एक दूसरे से वापस अजनबी बन जाएंगे। दोनों अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसके बाद नितिन कियारा को अपने घर लेकर अपनी माँ से अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में मिलवाता है। जिसके कुछ दिन बाद कियारा नितिन को अपनी माँ रीता से मिलवाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की फैमिली आपस में मिलकर उनका रिश्ता तय कर देती है। ऐसे ही कुछ और दिनों बाद में दोनों के एंगेजमेंट का दिन पास आता है, जिसके लिए सीमा कियारा को अपने घर बुलाकर नितिन से बोलती है, तुम दोनों को देखकर कौन बोलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ अब ये भी मैं बताऊं? अरे तुम दोनों की शादी होने वाली है, थोड़ा सा साथ में समय बिताया करो, साथ में शॉपिंग किया करो। जी माँ जी, चलिए नितिन एंगेजमेंट की शॉपिंग कराते हैं। हाँ हाँ चलो। अच्छा माँ, हम चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों एक साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं, जहां नितिन कियारा से मुंह बनाते हुए बोलता है, जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर बिल पे कर दूंगा। हेलो मिस्टर, मैं अपना बिल खुद पे कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कियारा शॉपिंग करने लगती है। तभी कुछ लड़के उसे देखकर कमेंट पास करने लगते हैं। ये सब देखकर नितिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गुंडों की पिटाई करके गुस्से में कियारा का हाथ पकड़ के उसे कार में बिठा देता है, जिसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। ये सब देखकर कियारा नितिन से लड़ते हुए बोलती है, तुमने उन लड़कों को क्यों मारा? देखो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए मुझ पर ये पति वाला हक जताने की जरूरत नहीं है। ओह रियली? अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। एक तो मैंने उन बदमाश लड़कों से तुम्हें प्रोटेक्ट किया, ऊपर से तुम मुझसे ही लड़ रही हो। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठकर लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और नितिन खुद को बचाने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी को टर्न करता है, उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जिसके बाद कियारा गाड़ी से बाहर निकलकर खांसते हुए नितिन से बोलती है, यार तुम तो सच में बड़े गंदे वाले मनहूस हो, मतलब जब से मिले हो तब से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है मेरे साथ। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? ये सोचने के बदले कि गाड़ी खराब हो गई है, हम घर कैसे जाएंगे, तुम मुझसे ही लड़ रही हो। हम किसी से लिफ्ट लेकर घर जा सकते हैं। अभी देखना तुम कैसे मेरे एक इशारे पर गाड़ियों की लाइन लगती है। इतना बोलकर कियारा गाड़ियों को इशारा करते हुए उनसे लिफ्ट मांगती है, पर गाड़ी नहीं रुकती, जिसे देखकर नितिन को जोर से हंसी आती है और वो कैब बुक कर लेता है। 5 मिनट बाद में एक कैब आकर कियारा के सामने खड़ी हो जाती है। तभी नितिन कैब वाले को OTP बताकर कार में बैठकर कियारा से बोलता है, वैसे काफी अच्छी कोशिश की थी तुमने। हाँ वो बात अलग है कि तुम कुछ कर नहीं पाई। दोनों बातें करते हुए घर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी सगाई हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद दोनों अपने अपने घर में अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखकर एक दूसरे के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को याद कर रहे होते हैं। तभी नितिन अपना फोन उठाकर कियारा को कॉल करता है और उसे बोलता है, सबको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि ये बिना प्यार के शादी करने वाले हैं। वो तो है, पर तुम क्यों बिना प्यार की शादी के बारे में सोच रहे हो? कौन सा हमें साथ में रहना है, शादी के बाद हनीमून के बहाने इंडिया से बाहर जाना है और फिर अपनी लाइफ को सेट करना है। वैसे तुम्हें कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे और तुमसे प्यार? तुम में आखिर ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे प्यार करूं? शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अपने सपने से बाहर आओ सर, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। इसी तरह दोनों बातें करके सो जाते हैं। देखते ही देखते उनके प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों की बहुत जल्द शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों अपना हनीमून मनाने अबू धाबी निकलते हैं। वहाँ जाते ही अपनी डील के अकॉर्डिंग दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे की याद आती है
और उन्हें एहसास होता है कि ये शादी का नाटक करते करते उन्हें सच में एक दूसरे से प्यार हो गया है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां नितिन उससे बोलता है, शायद मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बकवास सुनने की आदत हो गई है। शायद मुझे भी तुम्हारी डांट और केयर की आदत हो चुकी है। क्या हम दोनों मिलकर अपना करियर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, भले ही ये शादी बिना प्यार की हुई है, पर न कब कहाँ कैसे मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुमसे सच में दूर नहीं रह सकता। आई लव यू कियारा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नितिन, और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना बोलकर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपनी डील को कैंसिल करके अपनी बिना प्यार की शादी को अपना लेते हैं और अबू धाबी में ही अपना हनीमून मनाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। दोनों अपने करियर पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।